जिंदगी में आगे बढ़ने पर हर किसी के सामने मुसीबतें आती हैं। ये मुसीबतें या तो हमें तोड़ देती हैं या फिर हम सभी कठिनाइयों की दीवारों को तोड़कर आगे बढ़ते हैं। यही लड़ाई तब और कठिन हो जाती है जब आपके सामने लैंगिक पहचान का संकट हो, समाज की स्वीकार्यता आपके लिए बहुत कम हो, एक टैबू आपका पीछा कर रहा हो, आपके पास संसाधनों का घोर संकट हो। ऐसी लड़ाई लड़ने वाले लोग देविका देवेंद्र, एस मंगलामुखी जैसे होते हैं, जो ट्रांसजेंडर समुदाय में पैदा हुई। बचपन में उनकी पहचान मर्द की थी, लेकिन वो आत्मा से एक औरत थी और नृत्य का हुनर लेकर पैदा हुई थी। उन्होंने सारी मुसीबतों का सामना करते हुए खुद को निखारा और कई रिकॉर्ड अपने नाम किए। आइए जानते हैं उनकी कहानी उन्हीं के जुबानी। मेरी जिंदगी की कहानी मेरे मुट्ठी में दबे 14 रुपए से शुरू हुई थी। इन पैसों के अलावा भी घर से दूसरी चीजों में जो मैं साथ लाई थी वो थी नफरत। अपनों से मिली नफरत, साथ में तिरस्कार और बेदिली। माँ की सवालिया आंखें हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पर भी मानो मेरा पीछा नहीं छोड़ रही थी। पिता का तमतमाया चेहरा बार बार शरीर को हरारत दे रहा था, जैसे मैं किसी बुखार में तप रही हूँ। मैं अपने घर से मर्द का जिस्म और औरत की आत्मा लेकर भागी थी। राजस्थान के धौलपुर इलाके में आर्मी के सूबेदार के घर में मेरा जन्म हुआ था। घर में पहला बेटा होने पर माता पिता की छाती चौड़ी हो गई थी। मेरा नाम रखा गया देवेंद्र। बचपन के वो 7-8 साल मेरे लिए आज भी पूरे जीवन की कमाई है, जब मुझे सबका अनकंडीशनल प्यार मिला। पर इस समाज में प्रेम की हजारों शर्तें हैं। उसी में शामिल है आपके वो होने की शर्त जो जमाना आप में देखना चाहता है। मैं एक फौजी का बेटा था, तो जाहिर है मुझे घर में सभी एक ताकतवर मर्द के तौर पर बढ़ते देखना चाहते थे। लेकिन यही एक लेकिन जो मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है। मुझे मिले तमाम दर्द तकलीफों की वजह है। मैं जिस्म से मर्द था, लेकिन असल में मैं गलत जिस्म में था। मैं भीतर से लड़की था। मैं ये बात किसी को मनवाने की हैसियत में नहीं था, ना ही मुझ में 9 साल की उम्र में ऐसी कोई समझ आई थी, ना ही मुझे ऐसा कोई पहलू ही पता था। 9 साल का मैं जेंडर पहचान से बेखबर बस बच्चों की खूबसूरत दुनिया में आसान जिंदगी जी रहा था। लेकिन एक और लेकिन मेरी जिंदगी में आ गया। इस खूबसूरत जिंदगी को मेरे एक करीबी रिश्तेदार ने दर्द की चादर उड़ा दी, जो अक्सर आज भी बुरे सपने की तरह मेरा पीछा करती है। वो दिन याद करके मेरा जिस्म पसीने से तरबतर हो जाता है और मेरी रूह छलनी हो जाती है। 9 साल की उम्र में मेरे करीबी रिश्तेदार ने, जो 22-23 साल का था, मेरे साथ दुष्कर्म किया। उसने मुझे अकेला पाकर ऐसे दबोच लिया जैसे कोई भेड़िया अपने जबड़े में अपने शिकार को कस लेता है। एक दर्द की टीस मेरे जिस्म से उठी और मेरे जहन में पंगु कर दिया। जब मैंने कहा कि घर पर शिकायत करेंगे, तो उसने कहा कि अगर ये बात मैंने घर में किसी को बताई, वो मेरे माता पिता को जान से मार देगा। मैं एक छोटा सा बच्चा था। इस धमकी के बाद पूरी तरह से सहम गया। फिर भी मेरी माँ ने मेरी आंख में दर्द को पढ़ लिया। वो बहुत पूछती रही, लेकिन मैंने डर के मारे कुछ नहीं बताया। अब धीरे धीरे ये दर्द कम हो रहा था, पर डर पहले से ज्यादा बढ़ रहा था। साथ में बढ़ रहा था एक अजीब सा भ्रम। ये भ्रम अपनी पहचान को लेकर पनप रहा था। 12 साल की उम्र तक पहुंचते पहुंचते मेरे शरीर में हल्के हल्के बदलाव आ रहे थे। टीनेज में पहुंचने पर माता पिता को मुझ में आर्मी पर्सनल का बड़ा बेटा दिख रहा था, जो अपने छोटे भाई की जिम्मेदारी एक मर्द की तरह लेने को तैयार हो रहा था। वही मेरे भीतर कहीं छुपी एक लड़की थी, जो कि अब जवान हो रही थी। बहुत सौम्य, सरल और प्यारी लड़की, जो मर्द के समाज में अपनी अस्मत बचाने के लिए सेफ्टी जोन में रहना पसंद कर रही थी। मुझे लड़कों के कपड़े अब बिल्कुल पसंद नहीं आते थे। जब मैं 14 साल की हुई तो मेरे हाव भाव, चाल ढाल, खान पान सब लड़कियों का था। तब मैं 9वीं कक्षा में थी और प्रभाकर का डिप्लोमा कर रही थी। मैं एक कथक डांसर बनना चाहती थी, पर हर सपने पर एक घुटन तारी थी। अपने जेंडर को लेकर मेरी घुटन अब बर्दाश्त के बाहर हो रही थी। बहुत हिम्मत जुटाकर मैंने एक रात अपनी मम्मी से कहा कि हमको ये कपड़े नहीं पहनने, हमसे ऐसे नहीं रहा जाता, मैं लड़का बनकर अब नहीं रह सकती। इस पर माँ अजीब से क्रोध, घृणा और बेइज्जती के भाव से भर आई। उन्होंने क्रोध में कहा कि देखो, हम लोग ब्राह्मण परिवार के लोग हैं, तुमको परिवार के नियम कायदे मानने होंगे। नियम कायदे मानोगे तो ठीक है, नहीं मानोगे तो हम तुम्हें स्वीकार नहीं करेंगे। तुम यहाँ से जा सकते हो। मैं उस रात बहुत रोई। रो रो कर मेरा बुरा हाल हो गया था। जब अपनी गुल्लक देखी तो उसमें महज
14 रुपये थे। लेकिन मेरे सामने अब कोई रास्ता नहीं बचा था, इसीलिए उसी रात मैं घर से भाग आई। वहाँ से ट्रेन में बिना टिकट लिए दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पर पहुँच गई। वहाँ स्टेशन पर अनजान लोगों को देखकर मन में हजारों तरह के ख्याल आ रहे थे। बहुत डर लग रहा था। इस तरह पहला दिन रोने धोने में गया। फिर दूसरा दिन भी ऐसे ही भूखे प्यासे गुजर गया। पहले दिन बन मक्खन और चाय में वो 14 रुपये खर्च हो गए, लेकिन तीसरे दिन मेरे लिए नई उम्मीद लेकर आया। मैं स्टेशन पर बैठकर रो रही थी, तभी मेरे कंधे पर किसी ने हाथ रखा। देखा तो कुछ लोग वहाँ खड़े थे। वो दिल्ली के किन्नर समाज के लोग थे। वहाँ से मेरी जर्नी किन्नर समाज में शुरू हो गई। मैंने भीख मांगना शुरू किया। मैं भीख मांगते मांगते बड़ी हुई। मेरे बाल वहीं से बढ़े, साथ ही दुनिया को जानने का नजरिया वहीं से मिला। लेकिन कुछ दिनों में मुझे ऐसा लगा कि भिक्षावृत्ति और इन सब के झूठे बर्तन धो धो कर मेरा कैसे गुजारा हो रहा है। इस नर्क जिंदगी से अच्छा है कि मैं यहाँ से चली जाऊँ। खैर जाती भी तो कहाँ। वहाँ से निकलकर पटपड़गंज दिल्ली के लाल बत्ती यानी सिग्नल पर फिर मांगना शुरू किया। यहाँ मेरा मांगने का अंदाज अलग था। मैं यहाँ स्कूल के सीखे कथक की प्रैक्टिस करती थी और दर्शक मुझे देखकर पैसे देते थे। इसी दौरान एक पवित्र और खास दिन आया। इसका जिक्र करते हुए भी मेरी आंखें भर आती हैं। जब मैं किसी सिग्नल पर मांग रही थी, उसी दौरान मेरी पहली मुलाकात उस शख्सियत से हुई जो आगे चलकर मेरी मार्गदर्शक, मेरी गुरु माँ बनी। ये थी लखनऊ घराने की जानी मानी कथक नृत्यांगना और गुरु लच्छू महाराज की शिष्य कपिला राज शर्मा। वो उस समय लखनऊ कथक केंद्र की डायरेक्टर थी। उन्होंने मुझे पहले सिग्नल पर नाचते देखा तो पास बुलाया, बातचीत की और फिर उन्होंने अपना कार्ड मेरे हाथ में थमा दिया। कहा कि तुम अच्छा डांस कर सकती हो, अब मेरे पास आकर सीखो, मैं तुम्हें सिखाऊंगी। मैं उस समय 15-16 साल की थी। मुझे जरा सी भी अक्ल नहीं थी। मैंने उनका कार्ड ले लिया और हाँ कह दिया और आगे कुछ नहीं सोचा और बस मैं मांगती रही। खैर दिन पार हुए, साल पार हुआ। तब घर में मम्मी से कभी कभार थोड़ी सी बात हो जाया करती थी। उन्होंने मेरे हाल का ज़्यादा पता नहीं किया था। एक दिन माँ ने मुझे फ़ोन करके बताया कि तुम्हारे पापा इस दुनिया में नहीं रहे। मुझे बहुत दुख हुआ और मैं अपने घर पहुंची। वहाँ मैं लड़के के कपड़े पहनकर पहुंची थी, लेकिन मेरे बाल बड़े थे। वहाँ दूसरे दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने मुझे बहुत ज़्यादा दुख पहुंचाया। चुपके से मेरे बाल काट दिए गए। साथ ही परिवार के लोगों ने मुझे बुरा भला सुनाया। मुझे ये बात बहुत बुरी लगी और मैंने कुछ बनने की ठान ली। वहाँ से सीधे मैंने लखनऊ के लिए ट्रेन पकड़ी और गुरु माँ के पास आ गई। वहाँ लखनऊ घराने की पद्धति के साथ नृत्य सीखना शुरू कर दिया। लेकिन मेरी बदकिस्मती और जमाने की बेरहमी ने मेरा साथ नहीं छोड़ा। यहाँ मेरे साथ सीखने वाले गुरु भाई और गुरु बहनें मुझे कतई पसंद नहीं करती थी। वो मुझसे बहुत बुरा व्यवहार करती थी और यहाँ तक कि एक दिन सीढ़ियों पर सरसों का तेल गिरा दिया ताकि मैं गिर जाऊं और पैर टूट जाए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। एक दिन तो उन्होंने गुरु माँ से सीधे सीधे कह दिया कि हम लोगों के साथ आप इस हिजड़े को नहीं सिखा सकती। ये किन्नर है, ये हमारे साथ डांस नहीं सीखेगा। फिर वही हुआ जो समाज में होता है। ट्रांसजेंडर समुदाय पर सहानुभूति दिखाने वाली मिल जाएंगी, लेकिन कोई साथ में लिखने पढ़ने सीखने आ जाए तो ये उनका साथ नहीं देते। खैर मेरी जिंदगी भी यू टर्न ले चुकी थी। मैंने लखनऊ में आरजू फाउंडेशन एनजीओ ज्वाइन कर लिया था और पढ़ाई करने की ठान ली। मैंने खुद को समझाया कि देख देविका, जीवन में कुछ करना है तो पढ़ाई करनी पड़ेगी और बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। इसी प्रेरणा के साथ मैं दिल्ली आई और पड़पड़गंज में फ्लोरेंस नाइटिंगेल स्कूल में नाइट स्कूल ज्वाइन कर लिया। साथ ही डॉक्टर संजय गुप्ता एंड्रोक्रोलॉजिस्ट की सलाह से हार्मोन्स की दवा लेनी शुरू कर दी, जो मुझे भीतर और बाहर दोनों रूप से बदल रही थी। यहाँ दिन में मैं भीख मांगती थी और रात में पढ़ाई करती थी। यहाँ से मैंने 10वीं और फिर कक्षा 12वीं की पढ़ाई की। इसके बाद राजस्थान यूनिवर्सिटी में प्राइवेट ग्रेजुएशन किया। ग्रेजुएशन के बाद वापस लखनऊ अपने गुरु माँ के पास आई। मैं उनके रसोई में काम करने लगी। उनके लिए खाना बनाती थी, काम करती थी, सेवा करती थी, जिससे मुझे भी 2 रोटी पेट भर कर मिल जाती थी। यहाँ गुरु से मैंने कथक को गंभीरता से सीखा और मैं लखनऊ घराने की एक कथक नृत्यांगना बन चुकी थी। कुछ कथक के प्रोग्राम्स मुझे मिलने लगे थे और साथ ही एनजीओ के काम में भी मुझे इतना पैसा मिलने लगा था कि मैंने अपनी पढ़ाई आगे भी जारी रखी। कहते हैं इंसान अगर ठान ले तो लोहे की दीवार को भी पिघला सकता है। मैंने भी मन ही मन ठान लिया था, जो मेरे नाम के साथ तमाम रिकॉर्ड बनने लगे। पहला रिकॉर्ड बना दिल्ली विश्वविद्यालय कैंपस से पोस्ट डायरेक्टेड इन इंग्लिश लिटरेचर करने वाली पहली ट्रांसजेंडर होने का। मैंने मिरांडा हाउस से पोस्ट डायरेक्टेड किया।
इसके बाद मैं राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कई मंचों पर जाकर अपनी नृत्य प्रस्तुति देने लगी। मेरे काम को पहचान मिली और मैं राष्ट्रीय सम्मान, राष्ट्रीय मीरा सम्मान पाने वाली पहली ट्रांसजेंडर कथक नृत्यांगना बनी। इसके बाद साल 2014 में मैंने अपने ऑपरेशन करवाया और पूरी तरह से फीमेल बन गई। आज मेरी पहचान पत्र से लेकर आधार कार्ड और पासपोर्ट तक हर डॉक्यूमेंट में फीमेल हूँ। मेरा पूरा नाम देविका देवेंद्र एस मंगलामुखी है। मैंने शिक्षा पाकर सीखा कि इंसान को अपने हक और सम्मान के लिए हर लड़ाई लड़नी चाहिए। इसीलिए मैंने अपनी पैतृक संपत्ति पर मालिकाना हक के लिए परिवार से मुकदमा लड़ा। फिर मुझे हक मिल गया। मेरे ही साथ मेरा ये मामला नाजीर बना और राजस्थान कोर्ट के निर्देश पर किसी भी ट्रांसजेंडर को उसकी पैतृक संपत्ति से बेदखल करने का कानून बना। भले ही मैं अपने पैतृक घर पर ही अब रह रही हूँ, लेकिन परिवार ने मुझे आज भी नहीं अपनाया है। वो लोग मुझसे अभी भी नफरत करते हैं। मेरी पहचान के कारण उन्होंने मुझे कभी नहीं अपनाया। हालांकि आसपास के लोगों ने भी मुझे अपनाने के लिए मना कर दिया। वो मुझे एक महिला के तौर पर एक्सेप्ट कर चुके हैं। अब मैं भविष्य में ट्रांसजेंडर बच्चों के लिए कथक केंद्र खोलना चाहती हूँ, ताकि उन्हें मेरी तरह संघर्ष भरी जिंदगी ना जीना पड़े। मैं ICCR की पैनल्ड कलाकार हूँ, साथ ही दूरदर्शन की भी लिस्टेड कलाकार हूँ। मैं उत्तर प्रदेश ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड में स्टेट एग्जीक्यूटिव मेंबर एडवाइजर भी हूँ। मैंने न सिर्फ खजुराहो महोत्सव, सुंदरी महोत्सव, ताज महोत्सव, मैसूर दशहरा उत्सव आदि में शिरकत की है, बल्कि विदेशों में भी कई बार प्रस्तुति दे चुकी हूँ। मैं समानता का सम्मान नाम से NGO भी चला रही हूँ, जिसके जरिए ट्रांसजेंडर के अधिकारों के लिए लड़ रही हूँ।